दोस्तों स्वागत है स्टडी विद आरपीजी क्लास में। मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। आज की इस वीडियो में हम इतिहास विषय के 40 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल लेकर के आए हैं। यह वीडियो उन समस्त प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगी जो हाल ही में जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा इतिहास विषय से देने जा रहे हैं, और हमारी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरओ व तमाम वनडे परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया? विकल्प है ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर और डी औरंगजेब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर। दोस्तों अकबर ने इस पद का गठन अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में किया था। इसी के समकक्ष इसके पहले जो एक दूसरा पद हुआ करता था वकील, जिस पर कि बैरम खां काफी समय तक काबिज था, और इस वकील का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बादशाह अकबर के कार्य में होने लगा। इससे अकबर दुखी होकर के उसने एक नए पद का गठन करना चाहा, और उसी के स्थान पर यानी कि वकील के स्थान पर ही वजीर पद का उसने गठन किया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको नहीं प्रश्न पर जरूर ध्यान देना होता है, क्योंकि अक्सर प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसलिए विकल्प है निगमातूर, विद्वान भट्ट कवि, हाँ सही है। बड़ीमन जो होते थे वो साधारण कवि होते थे, ये भी सही है। पुलावर जो होते थे व्यापारी होते थे, ये भी सही है। तो जो प्रश्न के आधार पर कि सुमेलित नहीं है, इसमें होगा पनार सैनिक सदस्य नहीं होते थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पनार। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने मलंग बाबा कहा था? विकल्प है लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, कबायली जनजाति के लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कबायली जनजाति के लोगों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, रामायण का फारसी अनुवाद किस विद्वान ने किया था? विकल्प है अमीर खुसरो, मुल्ला शौरी, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। इसके अन्य विकल्पों पर हम देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी बहुत प्रसिद्ध कवि रचना है पद्मावत, और अमीर खुसरो जिसे तोताई हिंद कहा जाता था, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर 1253 में हुआ था। इन्होंने सल्तनत काल के 7-8 शासकों का शासनकाल देखा था। इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार जैसे नूह सिपेहर, आशिका, किरान उशादेन, मिफ्तुल फुतूह आदि आदि। तो दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई? विकल्प है रंगपुर, सतारा, अरिकामेड़, बोगजकोई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरिकामेड़ से रोमन बस्ती प्राप्त हुई है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, एपिग्राफी क्या होता है? अभिलेख का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, पुरातात्विक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। इसके अलावा सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बेसबाग क्या है? ये देखिए दोस्तों, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये टेक्निकल वर्ड है। ऐसे टेक्निकल वर्ड आजकल छोटे छोटे शब्द पूछे जाते हैं और परीक्षार्थी इसमें भ्रमित हो जाते हैं और गलत हो जाता है।
तो ऐसे टेक्निकल शब्दों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे कि बेसबाग क्या है? शतरंज का खेल। विजयनगर में मनुष्यों को क्रय विक्रय की व्यापार पद्धति। संथाल बाहुल्य क्षेत्र, साम्राज्य की एक मुद्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विजयनगर में मनुष्यों का क्रय विक्रय व्यापार को ही वेशबाग कहा जाता था। ऐसा विद्वानों ने अपने लेख में इसका इंस्क्रिप्शन किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है वितिकची कौन है? देखिए ये भी टेक्निकल वर्ड है। वितिकची कौन थे? अब हमें देखना है विकल्प के रूप में। दरबार में सभी घटनाओं को लिखने वाले को वितिकची कहा जाता था, या नरबानर को कहा जाता था, प्रांतों की सूचना केंद्र को देने वाले को कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दरबार में सभी घटनाओं को लिखने वाला वितिकची। इसको वितिकची कहा जाता था। इसका काम था दरबार में जो भी घटनाएं होती थी छोटे बड़े उनको लिखना। और तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दरबार में सभी घटनाओं को लिखने वाले को वितिकची कहा जाता था। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है चिटनीस किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों यह कई बार पूछा है। वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस तक की तमाम बड़ी छोटी बड़ी परीक्षाओं में ये कई बार पूछा चिटनीस किसे कहा जाता है। विकल्प है न्यायाधिकारी को, स्थानीय अधिकारी को, श्रेणियों के प्रमुख को, पत्र व्यवहार करने वाले को, या लिपिक को कहा जाता है चिटनीस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पत्र व्यवहार करने वाले लिपिक को, क्लर्क को चिटनीस कहा जाता था। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों पांड्य राजाओं की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता था? विकल्प है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी को, तुंगभद्रा नदी को, और वेंगी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तुंगभद्रा नदी को पांड्य राजाओं की जीवन रेखा कहा जाता था, क्योंकि यहां से मोतियों का व्यापार होता था और यहां से रोमन देश को मोतियों का व्यापार होता था। और मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में इसका वर्णन किया हुआ है। और पांडवों की जो राजधानी थी इसका नाम था मदुरै, और इनका प्रतीक था मछली। और तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। नोआखोली दंगा कब हुआ था और इसके लिए कौन जिम्मेदार माना जाता है? विकल्प है 22 दिसंबर 1939 को अब्दुल गफ्फार खां को, बी है 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना को, सी विकल्प है 14 अगस्त 1947 मोहम्मद अली जिन्ना को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना इस दंगा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। दोस्तों जब देश बंटवारा होने को था तो लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए जिन्होंने ऐसा किया, और जिसमें मुस्लिम और हिंदू को भड़काया गया, और इसी को इस दंगे को कहा जाता नोआखोली दंगा। और यह घटित हुआ था 16 अगस्त 1946 को, और इस घटना के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार माना जाता। चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत महत्वाकांक्षी थे, ये अलग पाकिस्तान देश चाहते थे। तो दोस्तों अगले प्रश्न है वंदे मातरम नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किसने उर्दू में किया था? ध्यान देना दोस्तों, उर्दू में किया था वंदे मातरम का। और विकल्प है बिपिन चंद्र पाल, अब्दुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का उर्दू भाषा में संपादन किया था। तो और भी इसके विकल्प पर हम ध्यान देते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था, और अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल का संपादन किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने कामरेड। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 होगा कि मवाजिब से आप क्या समझते हैं? देखिए मैं जान करके इस वीडियो में ऐसे टेक्निकल वर्ड को खूब शामिल किया हूं। मैं जानता हूं कि ऐसे टेक्निकल वर्ड बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए विकल्प है प्रांतों की सूचना केंद्रों को देने वाले को मवाजिब कहा जाता था,
अजय योद्धा को कहा जाता था, धार्मिक व कल्याणकारी कार्यों को देखने वाले अधिकारी को कहा जाता था, सल्तनत काल में सैनिकों को दिया जाने वाला नगद वेतन को मवाजिब कहा जाता था। तो दोस्तों हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन जो दिया जाता था उसको कहा जाता था मवाजिब। तो हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, दामन कोह किसे कहा जाता था? दामन कोह, देखिए ये भी टेक्निकल वर्ड है। मुंडा जनजाति की कोड शब्द है, संथाल बाहुल क्षेत्र को कहा जाता था, या मुगल काल में महल के दैनिक कार्यों की देखरेख करने वाले को कहा जाता था, या मुगल काल में महल के दैनिक कार्यों की देखरेख करने वाले को दामन कोह कहा जाता था। तो दोस्तों ये विकल्प है और इस विकल्प का सही उत्तर होगा संथाल बाहुल क्षेत्र को दामन कोह कहा जाता था। दोस्तों जो जनजातियां होती थी, जो बाहुल्य जनजातीय क्षेत्र होता था, उनका एक कोड वर्ड बना लिया जाता, जैसे कि हम बता रहे हैं जिसमें मुंडा जनजाति का कोड वर्ड था M17। तो हमें ये भी देखना है कि ये जो जनजातियां होती थी, इन जातियों का एक कोड वर्ड था और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक है दामन को कहा जाता था, संथाल बाहुल क्षेत्र को दामन को कहा जाता था। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 15 है, कौन कौन से वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं? कौन कौन से यानी वेद कौन कौन से ऐसे वेद हैं जो वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं? और विकल्प है, तो सॉरी दोस्तों इस पर लग चुका, ऑलरेडी पहले से लग चुका है। तो विकल्प है, आप देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो दोस्तों चूंकि इसमें पहले से हाईलाइट हो चुका है, आप जान चुके होंगे, और वेद त्रयी के अंतर्गत आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। हम थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, तो ऋग्वेद है क्या? यह देवता की स्तुति में मंत्रों के संग्रह है इसमें ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के जो देख रेख करने वाले उसको होत्री कहा जाता था, और सामवेद को होता कहा जाता था, इनका जो वाचन करते थे। और सामवेद क्या है? ये संगीत का संग्रह एक तरह से है। तो इसमें जो हमारे 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नि सा, तो इसमें सामवेद से लिए गए हैं। और हम इस तरह से यजुर्वेद को भी देखते हैं। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद पहली बात तो यह है, ये गद्य और पद्य में लिखा गया है, ठीक। और दूसरी यह यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है यजुर्वेद। तो हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, यह कथन किसका है कि राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए, अर्थात प्रजा के हित और सुख में राजा का हित होना, हित और सुख है। यह कितनी अच्छी बात कहा है। और इसके लिए विकल्प है मनु, चाणक्य, मैकियावली, वेदव्यास ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, और वो उत्तर होगा चाणक्य। चाणक्य ने अब राजा को निर्देश दिया था कि राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था, अगर राजा प्रजा के सुख दुख को ध्यान नहीं देती उन पर, तो उस पर अगर चाहे तो प्रजा राजा को दंड भी दे सकती है। दोस्तों चाणक्य के कई नाम मिलते हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, और एक नाम इनका मिलता है द्विजर्व है। द्विजर्व का मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और इनकी बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही वेल पॉपुलर बुक है अर्थशास्त्र, जो कि राज व्यवस्था पर लिखी गई ये पुस्तक है। दोस्तों इसको नोट करते रहिएगा, चूंकि हम इसमें व्याख्यान में कुछ ऐसे वर्ड और बताते जा रहे हैं, इसमें लिखा तो नहीं है, और इस वीडियो में तो हम उतना लिख नहीं सकते हैं, तो संभव नहीं है, लेकिन आप जरूर नोट कर लीजिएगा। हम ऐसे वर्ड आपको बोल रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। और हाल ही में ये जीएससी प्रवक्ता की परीक्षा होने जा रही है, आप इसको बहुत बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो में से 40 प्रश्न में कम से कम मैं 8 से 10 प्रश्नों का तो आना श्योर है। तो दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चाणक्य। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, पंचम वेद किसे कहा गया? ये भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से है, प्राचीन भारत इतिहास से है। पंचम वेद किसे कहा गया है? उपनिषद को कहा गया है, पुराणों को कहा गया, इतिहास और पुराणों को कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथों को कहा गया।
तो दोस्तों आपको 10 से 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है इसका उत्तर सेलेक्ट करने के लिए। आप अपने आप को आंक लें कि प्रश्न हम इसका उत्तर जानते हैं नहीं जानते हैं। तो हम इसका उत्तर चलते हैं देते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर है इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया है। अक्सर लोग गलत कर देते हैं तो कि 4 वेद के बाद में क्या लिखा गया, तो इसलिए आज जान लीजिए कि इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है सिंधु सभ्यता के किस स्थल को लघु हड़प्पा कहा गया है? विकल्प है लोथल को, कालीबंगा को, मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा को। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह बार बार हम तो जानते हैं, अगर कोई इतिहास विषय से का पेपर अगर है या तो जीके अगर इतिहास विषय पूछा गया तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है लोथल के बारे में। यहाँ बहुत बड़ा गोदीवाड़ा था और यहाँ पर पत्तन मतलब गोदीवाड़ा, और यहाँ से देश विदेश को प्राचीन काल में सामान का आना ले जाना, जैसे मेसोपोटामिया, फारस, तमाम देशों को आना जाना लगा हुआ था। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसे हम लघु हड़प्पा कहते हैं। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है तबकाते अकबरी की रचना किसने की? विकल्प है बदायूनी ने, निजामुद्दीन अहमद ने, इसामी ने, बदायूनी ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी की रचना किया है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, अक्सर ही मिलान में ज्यादातर आता है, लेकिन जान लीजिए ये प्रश्न जरूर आता है। तो आप जाने रहिए कि तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया था। और प्रश्न नंबर हमारा 20 है जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? विकल्प है संस्कृत में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, देवनागरी लिपि में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया और कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा प्राकृत भाषा में, यानी जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। तो इस समय की ये भाषा बहुत ही वेल पॉपुलर थी, जिसको आम जनता जानती थी। और इस कहीं कहीं देखिए शुरुआत में क्या हुआ था कि जैन ग्रंथों की रचना अर्धमागधी में रचना हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि बाद में और जनप्रिय बनाने के लिए आम लोगों की भाषा में परिवर्तित किया गया और इसी को कहा जाता है प्राकृत भाषा। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 21 है किसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद को सीरिया के राजा सूसा और एकवतना से भी सुंदर बताया? दोस्तों विकल्प है स्ट्रैबो ने, मैगस्थनीज ने, फाहियान ने, हेंसहांग ने। आपको उत्तर देना है इसका और अपने आप को चेक करना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के राजप्रासाद को सीरिया के राजा सूसा और एकवतना से भी सुंदर माना था। तो दोस्तों यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रासाद था बहुत विशाल था। मॉन्यूमेंट की दृष्टि से आज ही बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये अक्सर पूछा जाता है। और यह जो पूछा गया है उस समय मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसको पोलिब्रोथा भी कहा जाता था, और यह गंगा और सोन नदी के तट पर बसा हुआ था। मेगस्थनी ने कहा था यह राजप्रासाद सीरिया के सूसा और एकवतना के महल से भी सुंदर है। और हम जब सेपरेट अलग से इस प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी मॉन्यूमेंट की दृष्टि से करेंगे। और यह जो हमें मिला हुआ है अवशेष मिला है पटना के निकट बुलंदी बाग और कुमराहार से मिला हुआ है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 22 है और प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे? विकल्प है पाटलिपुत्र में, राजगीर में, वैशाली में, कश्मीर के कुंडल वन में। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बड़ा इजी प्रश्न है। तो दोस्तों हम बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है राजगृह में सर्वप्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। यह बौद्ध संगीत क्या होता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात संगीत का मतलब होता है लोगों को संग्रहित करना इकट्ठा होकर के। तो मैं बता रहा था गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को संग्रहित करने के लिए एक
सभा बुलाई गई, इसी को संगीत कहा जाता है। और यह जो प्रथम संगीत हुई थी, यह गौतम बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद ही 483 BC में, ईसा पूर्व में ही यह आयोजित की गई थी। उस समय अजातशत्रु राजा थे और इस प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। तो और यह जो हुआ था राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में यह प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 23 है, चतुर्व्यूह पूजा के अंतर्गत किस देवता को स्थान नहीं दिया गया है? विकल्प में है वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, सालू। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है वासुदेव को चतुर्व्यूह पूजा में स्थान नहीं दिया गया था। और उस चतुर्व्यूह में जो देवता थे, हम उसको शॉर्टकट में ऐसे ही पढ़ सकते हैं, प्रद्युम्न अशंसा। माने प्रद्युम्न, आ माने अनिरुद्ध, सन माने संकर्षण, सा माने सालू। आप शॉर्टकट में इसको याद कर लीजिए। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब आप चतुर्व्यूह और पंचव्यूह पढ़ते हैं तो भ्रम खा जाते हैं कौन चतुर्व्यूह में है कौन पंचव्यूह में है। तो दोस्तों हमने एक शॉर्टकट इसे बताई है, प्रद्युम्न अशंसा, इसको भूलिएगा नहीं। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, सबसे पुराना शैव संप्रदाय कौन सा है? विकल्प है कालामुख, पाशुपत, कापालिक, शैव। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। शैव संप्रदाय पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है पाशुपत है। पाशुपत संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। देखिए दोस्तों, शिव का जो वर्णन, या हम कह सकते हैं शिव का जो हमें प्रमाण सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिल जाते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा है कि पाशुपत शिव की मूर्तियां प्राप्त हुई थी और उसके दाएं और बाएं तरफ कौन कौन से जानवर हैं, ऐसा अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पाशुपत। पाशुपत कौन थे? इन्हीं जो शैव संप्रदाय के जो कई सारे संप्रदाय थे, उन संप्रदाय में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय को माना जाता है। इसके संस्थापक लकुलिश। अक्सर पूछे जाते हैं कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है लकुलिश। लकुलिश को शिव का 18वां अवतार माना जाता है। इसके अलावा हम, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। कापालिक। कापालिक कौन थे? कापालिक इष्ट देव भैरव हुआ करते थे। भैरव जो होते थे शंकर के अवतार माने जाते थे। ये लोग असुर प्रवृत्ति के होते थे और ये सुरा और नर, ये भैरव को सुरा यानी सुरा माने शराब और नर बलि दे करके खुश करते थे। और इस तरह से कालामुख जो लोग थे, ये भी जो होते थे जैसे कापालिक की तरह ही होते थे, बशर्ते थोड़ा सा अंतर में ये था कि ये नर कपाल के में ये भोजन करते थे। नर कपाल माने मनुष्य की खोपड़ी में ये भोजन करते थे। तो इन्हें जो है कालामुख कहा जाता था। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? विकल्प है माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने कई संप्रदायों की स्थापना की थी, जिसमें आता है रुद्र संप्रदाय, पुष्ट संप्रदाय, शुद्ध संप्रदाय। तो इस तरह से इन्हीं वल्लभाचार्य पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते, कभी पूछ लिया जाता है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, कभी पूछा जाता है पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की, कभी पूछा शुद्ध संप्रदाय की स्थापना किसकी। तो दोस्तों इन संप्रदायों के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 26 है और क्वेश्चन है, मुंतखब उत तवारी की रचना किस विद्वान ने की थी? विकल्प है फैजी, निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अब्दुल अफीफ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बदायूनी ने मुंतखब उत तवारी की रचना की थी। ये बड़ा ही प्रसिद्ध पुस्तक है, मेडुअल हिस्ट्री से अक्सर पूछा जाता है।
हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 27, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और मैं तो कहता हूं सारी परीक्षाओं में, चाहे वो जीएस, अगर इतिहास से जीएस का पार्ट भी लिया जाता तो भी ये प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या कोई प्रवक्ता परीक्षा दे रहे हैं या और कोई आरओ वनडे एग्जाम, कोई एग्जाम देते हैं, तो ये तराइन का युद्ध बहुत पूछा जाता है और ये बड़ा ही भारतीय इतिहास की दृष्टि से ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट युद्ध है, हमें जानना जरूरी है ये। तो दोस्तों, पहले तो हम इसका उत्तर बता दें कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था इस प्रश्न, और इसका सही उत्तर है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध। आज के वर्तमान समय की अगर बात बताएं कि ये तराइन है कहाँ, ये हरियाणा में हाजी स्थल पाया जाता है और प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, कभी कभी पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है। तो यह युद्ध हुआ था और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक इसके विपरीत एक साल बाद 1192 ईस्वी में क्या हुआ था कि फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें उल्टा परिणाम होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जाना बड़ा बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, शिलापतिकारम क्या है? शिलापतिकारम का लेखक कौन था? तो ये दोस्तों संगम काल से लिया गया है, ये दक्षिण भारत के इतिहास से लिया गया हुआ है और हमें इसका विकल्प देना है कि परड़ा, इलंगो, करिकाल, नकीरर। तो बताना यह है शिलापतिकारम का लेखक, ये बड़ी ही प्रसिद्ध संगम काल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और अक्सर पूछ लिया जाता है, हमें इसका उत्तर बताना है। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इलंगो। इलंगो शिलापतिकारम के लेखक। अब हमें जानना है ये शिलापतिकारम कौन है। दोस्तों, शिलापतिकारम करिकाल की पुत्री आदिमंदी के विषय में जानकारी देता है शिलापतिकारम। और आदिमंदी का विवाह चेर राजकुमार अत्तन अत्ता के साथ हुआ था, जो समुद्र में डूबकर मर गया था। यानी अत्तन अत्ता समुद्र में डूबकर मर गया था। उनकी पत्नी करिकाल ने क्या किया था, अपनी सतीत्व के बल पर उनको पुनर्जीवित कर दिया था और ऐसी कहानी संगम काल में पाई जाती है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का द्वितीय बार विभाजन हुआ था? तो दोस्तों, संगीत के ऊपर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस का पार्ट भी है और टीजीटी पीजीटी के लिए आवश्यक तो है ही है। ये समस्त परीक्षाओं में पूछी जाती है जो 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं और इसको हमें जानना जरूरी होता है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी, कहाँ हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो चूंकि हम बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करें, इसको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा, जो मेन चीज़ हैं। तो बताना है कि द्वितीय बार विभाजन कब हुआ था। हमें पहले तो इस प्रश्न का हम उत्तर दे दें तो द्वितीय बौद्ध संगीत में विभाजन हुआ था, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत में द्वितीय बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। और उस समय कनिष्क के शासन काल में 102 ईसा पूर्व में हुआ था और या कुंडलवन में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। और इसमें क्या था कि हीनयान और महायान के बीच में बड़ा मतभेद होता था, चूंकि जो हीनयान होते थे ये स्थिरवादी होते थे, यह बुद्ध को महापुरुष मानते थे। वहीं ठीक उल्टा जो महायानी होते थे वो गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजते थे। तो दोनों के विचारों में कहीं न कहीं आकर के मतभेद हो गया और इसी को लेकर के चतुर्थ बौद्ध संगीत में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बट गया, जिसे कहा जाता है हीनयान और महायान। इससे पहले जो प्रथम विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत में हो गया था और द्वितीय बौद्ध संगीत में क्या हुआ था, उसमें
थेरवाद और स्थविर और महासंघी 2 हिस्सों में बट गया था। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म द्वितीय बौद्ध संगीत में बटा था। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और बड़ा ही सरल प्रश्न है। मैं जानता हूं कि सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, तो हमें विकल्प देना है। पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड या हॉलैंड वासियों को डच भी कहा जाता था। तो हमें ये बताना कि भारत में सबसे प्रथम कौन यूरोपीय आए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुर्तगाल हमारे देश में आने वाला प्रथम यूरोपीय देश है। और अगर इसको आप शॉर्ट में याद करना चाहिए, PDEDF है। आप लिख लें, P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, E फॉर इंग्लैंड और D फॉर फिर डच आता है, F फॉर फ्रांस, यानी फ्रांस सबसे बाद में आता है। PDEDF आप नोट कर लें और ये शॉर्टकट है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पुर्तगाल भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय देश था। तो हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में वह कौन सी पत्रिका थी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली भाषा के बजाय अंग्रेजी में छपने लगी। विकल्प है सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, न्यू इंडिया, बॉम्बे, बंगाली। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि कौन सी ऐसा प्रेस था, पत्रिका थी या समाचार पत्र था जो रात में बड़ा ही कठिन काम आप मान सकते हैं कि वो बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में बदल गई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमृत बाजार पत्रिका। दोस्तों हमें जानना होगा कि उस समय जब ये घटना हुई थी तो यहाँ का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन था, और उसने क्या किया था कि एक ऐसा कानून बना दिया था, यानी 1878 में लॉर्ड लिटन का शासनकाल था। उसने क्या किया था, एक ऐसा एक्ट बनाया जिसे हम आर्म्स एक्ट भी कहते हैं और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं। इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पर जो देसी भाषा में छपने वाले जो अखबार हुआ करते थे, जो उस अखबार में अपने विचारों को लोगों तक फैलाने का काम करते थे, तो अंग्रेज लोगों को कहीं न कहीं ये लगता था कि इससे कहीं सांप्रदायिकता भड़केगी या हमारे खिलाफ एक ऐसी एकजुटता की आवाज़ आएगी। तो ज़्यादातर लोग हिंदी ही जानते थे या ऐसी लोकल लैंग्वेज जानते थे, अंग्रेजी भाषा लोग कम जानते थे। तो उनका यह था कि जो छपे अखबार वो अंग्रेजी भाषा में छपे। तो उन्होंने कहा था अगर अंग्रेजी भाषा में नहीं छपेगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो इस डर के नाते अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया था कि रातों रात अपनी इस समाचार पत्र को बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी। और इसका एक ताजा विकल्प है सोम प्रकाश। आप पहला विकल्प देख रहे हैं, और ये सोम प्रकाश को जब्त भी कर लिया गया था और इसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और इस समाचार पत्र को जब्त भी कर लिया गया था। हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, काकोरी कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण है। GIC, TGT, PGT व GS के पर्पज से भी यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हमें जानना है। और पहले तो हम बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और काकोरी कांड का जो नेतृत्व किया था, और इस प्रश्न का सही उत्तर आता राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड का नेतृत्व किया था। तो उसने काकोरी कांड है क्या और कब घटित हुई थी, तो हम इससे पहले जान लें कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर रेल, जो सहारनपुर से लखनऊ सहारन रेल लाइन पर यह लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर यह ट्रेन को लूटा गया था। और चूंकि क्रांतिकारी की थे, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे लड़ने के लिए, उनके पास स्वभाव था। उन्होंने सोचा कि जो ट्रेन में लदे हुए माल जाते हैं अंग्रेजों के, उसको लूट लिया जाए और इसी धन से अस्त्र शस्त्र खरीद करके हम आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो और ये घटना जो घटी थी वो लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था और ये घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। हाँ दोस्तों, बताना यह था कि इसमें जो मेन नेतृत्व किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, और इस षड्यंत्र में 29 लोगों पर केस चला था
और उसमें से क्या हुआ था, 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। और 4 लोग कौन थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी? तो अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद की जेल में फांसी की सजा दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद एक कैसे क्रांतिकारी थे जो बच निकले थे। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। तो दोस्तों, आप जो मैंने इतनी सारी बातें बताई इसमें आप नोट कर लेंगे, उम्मीद हम करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? विकल्प है जून 1942 में, 21 अक्टूबर 1943 को, 7 जुलाई 1943 को और 23 जनवरी 1897 को। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था। और सुभाष चंद्र बोस पर भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अक्सर ये नारा पूछ लिया जाता है, उन्होंने ये नारा कहाँ दिया था? तो दोस्तों, हम और एक चीज इसमें डी विकल्प है, 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कभी कभी जन्म ही पूछ लिया जाता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1926 में, 1927 में, 1928 में, 1929 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1928 में साइमन कमीशन, जिसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई एक भी भारतीय नहीं था। तो 3 फरवरी 1928 को बंबई यह कमीशन पहुंचा था। हालांकि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया था इंग्लैंड में। और इसकी सिफारिश थी कि क्या भारत के व्यक्तियों को अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, यानी भारतीयों को संवैधानिक अधिकार देने के मकसद से साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और यह भी इन्होंने कहा था कि अगर इन्हें अधिकार दिया जाए तो इनका स्वरूप कैसा होगा। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे और इस कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। तो दोस्तों, इतने सारे हमने तथ्य इससे जुड़े हैं बताया, और हर प्रश्न से जुड़े हुए मैं बता रहा हूं, क्योंकि पिछले कई वीडियो में हमारे कुछ शुभचिंतकों का हमारे ऐसे स्टूडेंट्स का ये था कि सर जो आप प्रश्न को और ज़्यादा ही एक्सप्लेन करिए, तो उसको देखते हुए मैं ये कर रहा हूँ। हालांकि वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसको भी मुझे ध्यान भी देना है। तो हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, कौन सा वंश स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? स्थानीय प्रशासन के लिए दोस्तों बहुत पूछा जाता है स्थानीय प्रशासन। विकल्प है चेर वंश, पांड्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो इस प्रश्न का जरूर जानते हैं और ये भी जानते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है चोल वंश। चोल वंश का स्थानीय प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें कह सकते हैं आज भी वो उस तरह की जो उनकी स्टेप्स हुआ करते थे, जो शासन के चरण हुआ करते थे, आज भी लगभग वो फॉलो किए जाते हैं। और हमें बताना है कि चोलों का जो प्रशासन था, ये मंडल से गांव तक का जो प्रशासन था उसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मंडल, वलनाडु को जिला कहा जाता है, जिसको आज हम जिला कहते हैं, नाडु, कुर्रम या कोट्टम। ये क्या होते? कोट्टम, कुर्रम, ये गांव के समूह होता था। और दोस्तों, हम ही जाना है जहां बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, जो गांव थे इसमें इसको खास कर उर और सभा 2 ऐसी छोटी इकाइयां थी। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उर क्या था? तो हमें बताना होगा। जो उर था ये सर्वजन की इकाई थी, और जो सभा था ये श्रेष्ठ जनों की इकाइयां थी। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसमें तो नहीं बता सकते हैं, और हम जब सेपरेट रूप से वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो इस विषय के बारे में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे।
तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, चापर चापिंग किस पाषाण कालीन काल की संस्कृति मानी जाती है? विकल्प है निम्न पाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति, नव पाषाण कालीन संस्कृति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, चापर चापिंग। अब बताना हमें ये चापर चापिंग है क्या। पहली तो बात, चापर माने क्या होता है? चापर जो होता था बड़े आकार वाला उपकरण जिसमें एक धार होती थी। कभी पूछा जाता है कि जो चापर होता था उसमें कितनी धार होती थी, तो आप जान लीजिए चापर में एक धार। इसी तरह से जो चॉपिंग हुआ करता था ये दोहरी धार, इसको बाईफेशियल कहा जाता है। तो दोहरी धार वाली ये उपकरण था, हथियार थे। तो इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि पंजाब के जो आज पाकिस्तान में है सोहन नदी के घाटी से सर्वप्रथम मिला था और पुरा पाषाण कालीन है। दोस्तों आप जानते हैं जो पुरा पाषाण काल, जो पाषाण काल है, हम उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो जिसमें हमें यह बताना है कि जो नव पाषाण काल होता है इसमें मानव का जो मस्तिष्क काफी विकसित हो गया था, वो अस्थायी रूप से अपना जीवन बसा लिया था, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, गजे सिकंदरी और गजे इलाही सिक्के में अंतर क्या अनुपात था? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। गजे सिकंदरी क्या था? ये सब क्या थे कि जमीन को मापने की एक इकाई हुआ करती थी और हमें जानना है कि गजे सिकंदरी शेरशाह सूरी ने इसका वो किया था। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? भूमि को मापने के लिए ये गजे सिकंदरी जो माप स्थापित किया था। और यह जो होता था बीघों में, जो जमीन होती थी बीघों में मापी जाती थी और 1 बीघा बराबर होता था 3600 वर्ग गज। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं गजे इलाही इसको अकबर ने शेरशाह सूरी की भांति ही भूमि मापन के लिए ये किया था। और दोनों में जो मापन, जो अनुपात होता है वो अनुपात था, इसका सही उत्तर होगा 39:41, मतलब 39 क्या है? ये अंगुल होता दोस्तों, उंगुल की बात। तो अगर उंगुल को हम इंच की बात करते हैं तो 39 उंगल बराबर होता है लगभग ये 32 इंच के बराबर होता था। और ठीक थोड़ा सा परिवर्तन, मॉडिफिकेशन करके अकबर ने जो गजे इलाही चलाया था और यह जो होता था ये 32.5 अंगुल का 32.5 इंच और 41 अंगुल का होता था। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 38 है, इनमें कौन सा अफगान सेनापति नहीं था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के अभियान में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में अफगान सेनापतियों को बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनमें से 4 प्रमुख सेनापति कौन थे वो हमें जानना, वो अभी हम जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर बता दें। इस प्रश्न का सही उत्तर है फरीद खां जो था, यह है फरीद खां जो था वो अफगान सेनापति नहीं था जो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान में शामिल हुआ था। हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, आप इसे कापी पे इस पे नोट कर लें, वो कौन से 4 अफगान सेनापति थे जिसने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सहायता करी थी अभियान में। और इसको शॉर्ट है हम याद करते हैं अनुज, ANUJ। ए फॉर अलफ्त खां, N फॉर होता नुसरत खां, U फॉर उलूग खां, अजय फॉर जफर खां। दोस्तों इन चारों का नाम अक्सर कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए हमने इसका शॉर्टकट में बता दिया, अनुज के नाम से जान लीजिए। और ये 4 ऐसे होते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में बहुत मदद करते हैं, उनको बहुत विजय दिलवाते हैं। हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, किसने उमदत उल निसवा की उपाधि धारण किया था? दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में पीजीटी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है रिपीट हो जाए, जीआईसी में भी, जीआईसी प्रवक्ता में भी हो जाए। तो विकल्प है रजिया सुल्तान ने,
अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, रजिया सुल्तान उम्मदत उल नेसवा की उपाधि धारण की थी और इस उपाधि को उसने अपने सिक्कों पर छपवाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप देख रहे होंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान गए होंगे इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में मिल सकते हैं, हमने ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया है। दोस्तों आपसे निवेदन यह है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं और शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं कि और ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इस तरह से हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे। आपकी जो कमेंट है, आपका जो लाइक है, ये हमारे लिए बड़ी ही प्रेरणा का काम करेगी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र होंगे। तो दोस्तों हम अपने इस सीरीज के लास्ट 40वें प्रश्न पे चलते हैं। अकबर ने कब इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया? विकल्प है 1563 ईस्वी में, 1579 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में। दोस्तों कोई ऐसी परीक्षा नहीं हो जो इतिहास विशेषज्ञ हैं, चाहे वो जीके के रूप में, जीएस के रूप में पूछा गया हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, या प्रश्न यानी अकबर से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का सही उत्तर है 1578 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। सभी धर्मों मतलब वो क्या हुआ, उसमें सारे धर्म, किसी भी धर्म के लोग हों उसमें जाएं और अपने विचार को प्रकट करें, और उन विचारों को अकबर बड़े ध्यान से सुनता था। और भी हम इसके अन्य विकल्पों पर चलते हैं। दोस्तों अन्य विकल्प है 1563 में उसने क्या किया था? 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर दिया था और 1579 में इसने महाजर की घोषणा की थी। और यह भी बड़ा पूछा जाता है, बहुत पूछा, कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जरूर हर सन को आप याद कर लीजिए। और 1582 में इसने दीन इलाही की घोषणा, दीन इलाही का मतलब ईश्वर का धर्म। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 40 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।